Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 nationalism in Europe. बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। अब नेशनलिज्म क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। नेशनलिज्म है अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड। क्या है? फीलिंग है लव की, प्राइड की फॉर योर ओन कंट्री। जब आप अपनी कंट्री को प्यार करने लगें, उसके ऊपर आपको प्राउड हो, तो इसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म की फीलिंग। जब आपके अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाए, जब आप अपने साथ में रह रहे लोगों के साथ यूनाइटेड फील करें, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम नेशनलिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग का राइज होगा, कैसे फीलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर हम इटली का यूनिफिकेशन करा देंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन करा देंगे विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की फीलिंग एक टाइम के बाद इतनी बढ़ जाएगी कि इटली यूनिफाई हो जाएगा, जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम इस चैप्टर में नेपोलियन को भी पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स लेके आए, कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस को एक ऐसा फ्रांस बना दिया कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एक पर्टिकुलर टाइम में, जब नेपोलियन फ्रांस के ऊपर रूल कर रहे थे, तो फ्रांस से लिटरली डरने लग गई थी। इवन इंग्लैंड तक फ्रांस से डर गया था। ठीक है, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेटा अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में हमें एक फीलिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़ोर शोर से वो फीलिंग होती है नेशनलिस्टिक फीलिंग। हर व्यक्ति जिस एरिया में रह रहा है, जिस लैंग्वेज को बोल रहा है, उस लैंग्वेज के टुवर्ड्स, उस एरिया के टुवर्ड्स उसको राष्ट्रवाद की भावना आएगी, लव की फीलिंग आएगी, प्राइड की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी, पहले तो ये समझो 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड है? वो पीरियड जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 पे ख़त्म होगा, उसे हम कहेंगे 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी विटनेस करता है, हमें बताता है, गवाही देता है कि नेशनलिस्टिक फीलिंग का राइज होता है यूरोप की डिफरेंट कॉर्नर में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, डिफरेंट कॉर्नर्स में, यूरोप के डिफरेंट कॉर्नर्स में नेशनलिस्टिक फीलिंग की अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग का मतलब होता है जागना। नेशनलिज्म का भाव जागेगा यूरोप के डिफरेंट कॉर्नर्स में। अब नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की फीलिंग है, यूनिटी की फीलिंग है एमंग द पीपल ऑफ नेशन स्टेट। जब नेशन स्टेट के लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाए, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सजग हो जाना, पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक, राजनैतिक सजगता उनके अंदर आ जाए, वो यूनाइटेड फील करने लगे, तो इसे ही क्या कहेंगे बच्चा? नेशनलिज्म। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर टाइम में बेटा कुछ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग का जो राइज है उसे इम्पीटस मिल जाता है, और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है, और ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है। तो वो इवेंट्स थे, फर्स्ट देखो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, तो लोगों को लगने लगता है कि यार अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़े तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी, हमें अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। फिर हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो हमने मिडिल क्लास की पावर को देखा कि मिडिल क्लास कभी इतना पावरफुल हो सकता है कि वो राजा को ओवरथ्रो कर दे, राजा को उखाड़ फेंके। तो ये भी एक पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे यूरोप के लिए एक ऐसी फीलिंग थी, ये देखना कि भाई अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और यहीं से डेमोक्रेटिक मूवमेंट का राइज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख के, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देख के डेमोक्रेटिक मूवमेंट का राइज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज वेल एज जनरेटेड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और इसके बाद नेशनलिज्म की स्पिरिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन इंडिया पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बहुत ज़्यादा। इसके बाद बेटा दूसरा काम ये हुआ, नेपोलियनिक एम्पायर। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया उसके बाद नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को क्राउन कर लिया था। 1804 से 1815 तक इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। 15 में हालांकि ये वाटरलू में हार जाता है, पर इसके पहले ये फ्रांस के एरिया को एक हद तक बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा देता है। तो जब नेपोलियनिक एम्पायर था तो उस टाइम में भी सेंस ऑफ यूनिटी लोगों में जागी, ऑल्दो वो इम्पोज्ड थी। ठीक है, वॉर के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू उनके ऊपर इम्पोज की जा रही थी, पर ठीक है, कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक फीलिंग का राइज हो रहा था नेपोलियनिक एम्पायर में। ठीक है, कब राजा बन गए थे नेपोलियन? 1804 में, और 1804 से 15 तक वो कंटिन्यू लड़ते रहे, अपने फ्रांस के एरिया को बढ़ाते रहे। ठीक है, पर 15 में जाके हो जाती है इनकी हार।
चलो, अब हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्टे का क्या रोल था नेशनलिज्म की ग्रोथ में। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था ना बेटा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, तो जितने भी नेबरिंग नेशन थे, भले वो प्रूशिया हो, ऑस्ट्रिया हो, सब शांत बैठे थे, किसी ने अपनी कोई कंसर्न नहीं दिखाई, सब चुपचाप बैठ के देख रहे थे। ओके, फ्रांस में हो रहा है ना, हमें क्या मतलब, ठीक है, होने दो होने दो। पर जैसे जैसे ये रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस करता गया, आसपास के रूलर्स को लगने भी लगा कि भैया हो सकता है ये पॉलिटिकल टर्मोइल अब हमारी कंट्री में भी पहुंच जाए, अब हमारी कंट्री में भी आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। डोमिनो इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स ऐसे देखे होंगे ना, वो एक दूसरे से ऐसे ताश के पत्ते जुड़े हुए होते हैं, एक पत्ते को थोड़ा सा हम टिकल करेंगे तो सारे पत्ते गिरने लग जाएंगे, सारे कार्ड्स गिरने लग जाएंगे, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो बेटा ये जो डोमिनो इफेक्ट था, ऐसा डोमिनो इफेक्ट हर कंट्री में भी होगा। अब रूलर्स ऐसे सोच रहे हैं कि फ्रांस में अगर चेंजेस आए हैं तो वो हो सकता है धीरे 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 करके हमारी कंट्री में भी आ जाएं। तो अब ये लोग डर रहे हैं। बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, अब उन्होंने फ्रांस को इन्वेड करने की कोशिश की टू स्टॉप द रेवोल्यूशन फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर, कि भाई अब ये जो चल रहा है फ्रांस में, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमें खुद हमारे लोग हमारी गद्दियों से, मतलब हमारी जो राजशाही है वो ख़त्म कर देंगे। तो इससे बेटर है कि हम सब मिलें और फ्रांस को इन्वेड करें और इस रेवोल्यूशन को यहीं रोक दें। नेपोलियन बोनापार्टे was successful in protecting the borders of revolutionary France फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। पर नेपोलियन बोनापार्टे वन मैन आर्मी की तरह थे, इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। भले वो इन्वेजन करने वाली कंट्री कोई भी हो, नेपोलियन के पास इतनी ताकत थी, ही वॉज लाइक वन मैन आर्मी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह सक्षम था। ही वॉज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था। इवन टिल डेट इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को याद किया जाता है, भले वो ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में हो, कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट की बात हो, तो भाई एक बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही था। और एक अच्छा मिलिट्री मैन भी था, क्योंकि इसने फॉरेन इन्वेजन से अपनी बॉर्डर्स को बचाए रखा। ग्रेट पॉलिटिकल स्किल्स भी इसके अंदर थे। वो रूलर बन गया फ्रांस का और बाद में पहला एम्परर बना, लेटर द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। अब बेटा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा सभी के दिमाग में, और नहीं आ रहा है तो वो बच्चे को थोड़ा सोचना चाहिए कि उसके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट एम्परर। तो क्या आप लोगों को किंग और एम्परर के बीच में डिफरेंस पता है? देखो, नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बने और जो लुई 16 थे वो किंग थे। किंग का मतलब होता है सिर्फ राजा और एम्परर मतलब महाराजा, ठीक है बात। तो एम्परर के अंदर बहुत सारी, एक एम्परर बहुत सारी किंगडम का राजा हो सकता है, महाराजा हो सकता है, पर किंग के अंदर एक ही किंगडम होती है। तो लुई 16 से फ्रांस के राजा थे, पर वहीं नेपोलियन यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए क्या कहा गया इसको, एम्परर। क्या बात समझ में आ गई? लुई 16 से फ्रांस के राजा थे, पर नेपोलियन आसपास का जितना भी एरिया उसने जीता उसका राजा महाराजा था, इसीलिए इसकी क्या कहा गया, एम्परर। तभी ध्यान से सुनो, अगर तुमसे पूछा जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके टाइम पे हुआ तो बोलना किंग लुई 16। पर 1804 में जो नेपोलियन थे वो किंग बने कि एम्परर बने? तो क्या बोलोगे, एम्परर बने, क्योंकि 1804 से लेकर के उन्होंने बहुत सारे छोटे 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 एरिया को जीता और उन सब एरिया के महाराजा बन गए, ठीक है बात। तो एम्परर का मतलब समझ में आया, मतलब लुई 16 का एरिया बहुत कम था इन फ्रंट ऑफ वो एरिया जो नेपोलियन ने जीत लिया। आफ्टर अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, बहुत सारी जीत मिली नेपोलियन को, उसने सक्सेसफुली सबड्यू किया द एनिमी ऑफ फ्रांस, जो भी कोई उस टाइम में फ्रांस का एनिमी था उन सब का दमन किया, उन सब को हराया और जीतता ही गया, जीतता ही गया। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है सबड्यूड, इसका मतलब होता है हरा देना, शांत कर देना, है ना। तो भाई इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। नेपोलियन वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। मैं वही बोल रही हूँ कि नेपोलियनिक कोड को, नेपोलियन के किए हुए रिफॉर्म्स को आज तक लोग याद करते हैं। तो नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए 1799 से लेकर के 1804 तक। कब से कब तक नेपोलियन ने रिफॉर्म किए? 1799 से 1804 तक नेपोलियन रिफॉर्म करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था कोडिफिकेशन ऑफ फ्रेंच लॉज। उसने सारे फ्रेंच लॉज को कोडिफाई कर दिया इनटू नेपोलियनिक कोड।
कोडिफिकेशन किया काय का फ्रेंच लॉज का, फ्रेंच के जितने भी नियम कानून थे उनका कोडिफिकेशन किया और उन्हें हमने क्या कहा, नेपोलियनिक कोड, जिसमें जो करंट फ्रांस का लीगल सिस्टम था वो पूरा के पूरा उस पर बेस्ड था। मतलब आज का जो फ्रांस का जो लीगल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं नेपोलियनिक कोड के ऊपर ही बेस करता है। फिर से सुनो ध्यान से, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इसने फ्रेंच लॉज को कोडिफाई कर दिया नेपोलियनिक कोड में, ऑन विच द करंट फ्रेंच, आज का जो फ्रेंच का जो लीगल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं नेपोलियनिक कोड पे ही बेस है। द नेपोलियनिक कोड ग्रांटेड, अब जो नेपोलियनिक कोड थे उन्होंने क्या क्या दिया बेटा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, कोई आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अ यूनिफॉर्म लॉ कोड, जैसे आज हमारे कंट्री में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ऐसे ही नेपोलियन ने अपने टाइम में ही वहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ कोड बना दिए थे। इक्वल सोशल एंड लीगल स्टेटस, उसने हर व्यक्ति को इक्वल सोशल लीगल स्टेटस दिया था और प्रॉपर्टी राइट दिए थे। बेटा फ्रांस में पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, सारी प्रॉपर्टी या तो नोबेलिटी को बिलोंग करती थी या तो क्लर्जी को बिलोंग करती थी, पर इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट दे दिए, हर व्यक्ति को सोशल लीगल स्टेटस दिया, इक्वल सोशल और लीगल स्टेटस दिया, यूनिफॉर्म लॉ कोड लेके आ गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेके आ गया। आज हम 2023 में हैं और आज भी हम यूसीसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ऊपर डिबेट ही कर रहे हैं। अभी तक ये आगे आएगा भी कि नहीं आएगा हम श्योर नहीं। इंडिया में अगर आज के दिन ही अगर आप टीवी चला के देखोगे, आज की डेट क्या है, क्या डेट है आज है 1 जून, है ना, 2 जून, 2 जुलाई, तो 2 जुलाई अभी आप टीवी चला के देख लो, टीवी चलाओगे ना तो आपको हर जगह यूसीसी पे डिबेट होता दिखेगा। आज भी हम इस चीज़ पे डिबेट ही कर रहे हैं जिसको इतने सालों पहले नेपोलियन ने पूरे फ्रांस के ऊपर अप्लाई कर दिया था। नेपोलियन की बहुत अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी थी, अग्रेसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी, ठीक है, इनडायरेक्टली इंक्रीज नेशनलाइज्ड इम्पल्स एमंग हिज एनिमीज। बेटा अब जरा एक बात सुनो ध्यान से, हम इंडियंस कभी भी यूनाइटेड नहीं थे, पर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए कि कश्मीर से कन्याकुमारी, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हम सब यूनिफाई हुए, हमने नेशनल स्ट्रगल किया और अंग्रेजों को भगा दिया। नहीं तो पहले हम आपस में ही लड़ते रहते थे, मराठा मुगल से लड़ रहे हैं, मुगल बंगाल से लड़ रहा है तो बंगाल के नवाब हैदराबाद से लड़ रहे हैं, पहले हम आपस में लड़ते रहते थे, बिल्कुल पगले ही थे। पर ऐसा ही सेम टू सेम केस किसके साथ भी हुआ, रेस्ट यूरोप में भी हुआ। नेपोलियन जब अपनी एग्रेसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए निकला तो जिस भी देश के ऊपर ये जीत प्राप्त करता उस देश के लोग आपस में मिलके नेपोलियन के खिलाफ हो जाते। क्या बात समझ में आ रही है? पहले हम लोग इंडियंस आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ रही थी तो सिंधिया, ग्वालियर की सिंधिया फैमिली किसको सपोर्ट कर रही थी, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रही थी, मतलब हम आपस में लड़ने वाले लोग थे। पर जब अत्याचार भयंकर बढ़ गया तो हम लोगों ने आपस में हाथ मिलाया और अंग्रेजों को मार भगाया। ऐसा ही सेम होगा नेपोलियन के साथ कि नेपोलियन जब अपनी एग्रेसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेगा तो जितनी भी कंट्रीज़ को वो जीतेगा ना, वो कंट्री के लोग आपस में मिलेंगे, यूनाइटेड होंगे और उनके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग की भावना जागृत होगी। चलो पढ़ते हैं। नेपोलियन की बहुत एग्रेसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी, इनडायरेक्टली उसने किसको इंक्रीज़ किया, नेशनलाइज्ड इम्पल्स को इंक्रीज़ किया एमंग हिज एनिमीज, जो दुश्मन थे अब उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग की भावना, नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर बढ़ रही है। जो डिफीटेड नेशंस होते हैं वो यूनिफाई कर लेते हैं और नफरत करने लगते हैं नेपोलियन से, उसकी ऑपरेसिव पॉलिसीज से। जैसे जैसे नेपोलियन जीतता जाता बच्चा तो वो नेपोलियनिक कोड को भी इंट्रोड्यूस करता जाता बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में। कहाँ कहाँ उसने अपने नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया, बेल्जियम में, जहाँ वो कोड आज तक यूज़ में है। नेपोलियन जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया को जीतता वहाँ पर नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कर देता और बेल्जियम में तो वो कोड्स का यूज़ आज तक हो रहा है। लेटर हॉलैंड का आज का नाम क्या है, नेदरलैंड्स, हॉलैंड, पहले हॉलैंड बोलते थे, आज उसे नेदरलैंड बोलते हैं। इटली, पोर्चुगल मॉडल देयर नेशनल कोड्स ऑन द कोड ऑफ नेपोलियन। मतलब देखो जो नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट थे फ्रांस में तो उनका यूज़ हुआ ही हुआ, आज तक हो ही रहा है। साथ ही बेल्जियम
मे बी वो कोड स्टिल यूज़ में। हॉलैंड, जिसको आज करंट में हम नीदरलैंड्स बोलते हैं, वहाँ पर भी नेपोलियनिक कोड यूज़ हो रहे हैं। इटली, पोर्चुगल, उन्होंने भी अपने नेशनल कोड्स को किसकी ही कोड पे बनाया है, मतलब कुछ ना कुछ कॉपी उन्होंने किससे किया है, कोड ऑफ नेपोलियन से। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ ऑल्सो बॉट अ सेंस ऑफ यूनिटी। और बेटा जैसे ही आपके लॉ में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब आप हर व्यक्ति को के लिए जब एक जैसे नियम, एक जैसा कानून बना देते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं यूनिटी आती है, ठीक है। नहीं तो व्यक्ति कानून, नहीं तो क्या होता है, 2-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति सबके लिए अलग-अलग नियम बनाओगे तो उन लोगों की हमेशा माइंड में यही चलता रहेगा, यार इसको प्रिविलेज मिल रहा है, इसके ऊपर ये लॉ क्यों फॉलो नहीं हो रहा, इसको क्यों इससे एग्ज़म्पशन मिला हुआ है। तो ऐसा होता है कि जब आप लॉज़ में यूनिफ़ॉर्मिटी लाओगे तो सेंस ऑफ यूनिटी तो आ ही जाएगा। चलो, 1814 में क्या हुआ? 1814 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। नेशनलिज्म की स्पिरिट जब सारे अपोजिशन कंट्रीज, अपोजिशन पार्टी मतलब जो भी नेपोलियन के अपोजिशन में था, उन सब के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट, उन नेशनलिज्म की आत्मा इतनी आ गई कि यूरोप के लोगों ने मिल के डिफीट कर दिया नेपोलियन को। ही वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम फ्रांस, उसे फ्रांस से दूर एग्जाइल में भी भेज दिया गया, ठीक है। और कहाँ भेजा था पता है एग्जाइल में? आइलैंड ऑफ एल्बा। एल्बा भेज दिया भैया, किसको? नेपोलियन को हराया और हरा के एल्बा भेज दिया। एग्जाइल में भेज देना मतलब किसी दूसरी जगह भेज देना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? देश निकाला दे देना, ठीक है, देश से निकाल दिया उसको, आइलैंड ऑफ एल्बा भेज दिया। कब? 1814 में। पर 1815 में वो रिटर्न आया फ्रांस, उसने फिर से सारी पावर को अपने हाथ में लिया, एम्परर बन गया फॉर 100 डेज, 100 दिन वो फिर और रूल कर पाया। फिर फाइनली 1815 में उसे बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया, ठीक है। एंड एक्साइल्ड इनटू आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। इस बार कहाँ पर भेजा गया उसे? सेंट हेलेना आइलैंड भेजा गया। फिर से ध्यान से सुनो, 1814 में नेशनलिज्म की फीलिंग जो नेपोलियन से हारी हुई कंट्रीज थी उनमें इतनी बढ़ गई कि जो यूरोप के लोग थे वो डिफीटेड, हारे हुए यूरोप के लोग इतने ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग से आगे आए और उन्होंने नेपोलियन के साथ युद्ध किया और नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को फ्रांस से एग्जाइल कर दिया, देश निकाला दे दिया। कहाँ भेजा? आइलैंड ऑफ एल्बा। वहाँ से नेपोलियन 1815 में वापस आते हैं और फिर से फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। लगभग 100 दिन वो फिर से रूल करते हैं, पर 1815 में उन्हें फिर से हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। अब उन्हें जिस आइलैंड पे भेजा जाता है उसका नाम है सेंट हेलेना, जहाँ 1821 में स्टमक कैंसर से, किससे? स्टमक कैंसर से हो जाती है उनकी डेथ, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप। अब बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया नेशनलिज्म को 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी अगेन ध्यान रखेंगे, 1801 टू 1900 के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 19th सेंचुरी। इस पीरियड में कुछ कुछ ऐसा होता रहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला यूरोप में नेशनलिज्म को। पहला तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेटा जो आइडिया थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनका एक ग्रेट इम्प्रिंट था, एक होल्ड था लोगों के दिमाग पर। फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद भी लोग इन आइडियाज़ को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार उन्हें पता था कि लिबर्टी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे पढ़ा, देखा और भूल गए। जब नेपोलियन बहुत सारे यूरोपियन के डिफरेंट पार्ट्स को, यूरोप के डिफरेंट पार्ट को जीतता जा रहा था, तो उस टाइम में जो नेपोलियन था वो इन आइडियाज़ को यूरोपियन नेशंस में लेके जा रहा था। मतलब जैसे फ्रांस, ये सपोज करो फ्रांस इस एरिया को जीतता तो यहाँ पर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी जाती, यहाँ जाती और लेके जाने वाले कौन थे? नेपोलियन की आर्मी, ठीक है बात। चलो, जहाँ पर भी नेपोलियन जाता उसकी आर्मी जाती, वहाँ ये आइडियाज़ को वो कैरी करके ले जाते, लिबर्टी और इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी को। वो सारी टेरिटरीज जिनको नेपोलियन जीतता, ऑक्यूपाई कर लेता, वहाँ पर जो भी डेस्पोटिक गवर्नमेंट होती, डेस्पोटिक रूलर हो रहा, किंग होता, एम्परर होता, वो उसको उखाड़ फेंकता, उस डेस्पोटिक निरंकुश शासन को वो ख़त्म कर देता, शासक को ख़त्म कर देता, मतलब ओवरथ्रो कर देता।
ऐसा कौन कर रहा था? नेपोलियन। तो लोग खुश होते, यार ये कितना डेस्पोटिक किंग था जो हमारे ऊपर पहले रूल कर रहा था, जो भी व्यक्ति था, नेपोलियन ने इसको भगा दिया है, तो लोग इससे खुश होते। फ्यूडलिज्म को इसने एबलिश किया, जो सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामंतवाद। सामंतवाद को इसने ख़त्म किया। और जो फ्रेंच रिपब्लिकन जो मॉडल था उसको रेप्लिकेट किया, जहाँ जहाँ भी नेपोलियन जाता, इसकी आर्मी जाती, फ्रेंच मॉडल को ये रेप्लिकेट कर देते उस जगह पे। दीज चेंजेस क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल। और ये जितने भी चेंजेस थे कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनना, डेस्पोटिक गवर्नमेंट का जाना, फ्यूडलिज्म का अवॉइड हो जाना, मतलब एबलिश हो जाना, ये सारे चेंजेस जो थे वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे लोगों के बीच में अबाउट पर्सनल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। लोगों को पर्सनल फ्रीडम के बारे में आइडिया आ रहा था। लोग समझ रहे थे यार फ्रीडम होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी आइडियाज़ को कहीं ना कहीं स्प्रेड करने वाले कौन थे? नेपोलियन और उनकी आर्मी। कल्चरल आइडेंटिटी। अब अगर हम बेटा कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से सुनना। जब भी नेपोलियन की आर्मी किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में जाती ना, तो कुछ लोग तो इन्हें बाय हार्ट बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं और इन्हें हैपिंगर्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी कहते हैं। पर कुछ लोग वहीं पर इस बात को समझने में देर नहीं लगाए कि भैया नेपोलियन के आने से हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर के ऊपर रिस्क आ सकती है। हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स का क्या होगा? क्योंकि नेपोलियन तो अपने साथ अपना कल्चर, अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है बुक में कल्चरल आइडेंटिटी को लेके। जब नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होने लगा तो कुछ कल्चर ने ही शेप किया किसको? नेशन को। मतलब एक पूरे के पूरे नेशन को शेप करने का काम कर रहा था कल्चर। जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, जितनी भी लिबरेटेड कंट्रीज थी यूरोप की, उन सब की स्टेक पे थी, दाव पर लगी हुई थी। स्टेक बोले तो दाव पर लगी हुई थी। नेपोलियन की आर्मी डिस्ट्रॉय करती प्रॉपर्टी को, साथ ही साथ इंडिविजुअल कल्चर को। ए ऑफ दीज नेशन, जितने भी लिबरेटेड कंट्रीज थे, उन्हें डर लगने लगा कि भाई अब तो हमारा कल्चर ख़त्म, हमारा कल्चर स्टेक पे। क्योंकि नेपोलियन की आर्मी जहाँ जहाँ जाती, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय तो करती करती, साथ में इंडिविजुअल कल्चर को भी ख़त्म कर देती। नेपोलियन इम्पोज करता उन लोगों पे अपने खुद के मॉडल को, ठीक है, अपने खुद के कल्चर को, अपने खुद के ट्रेडिशंस को। और वहाँ लोगों को लगने लगता कि भैया अब हमारा कल्चर तो रिस्क में है, अब कोई शक्ति नहीं है जो हमारे कल्चर को सेव करके रख सके, हम तो गए, हमारा कल्चर तो गया। नेपोलियन imposed his own model and people thought that their culture was at risk। भैया हमारे कल्चर का तो कुछ नहीं हो सकता। आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर, फोकलोर एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। आर्ट का यूज़ हुआ, पोएम का यूज़ हुआ, बुक्स लिटरेचर का यूज़ हुआ। फोकलोर बोले तो जो हमारी पुरानी कहानियाँ होती हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, दंत कथाएँ, उनका यूज़ किया किसको? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को स्प्रेड करने के लिए। कहीं ना कहीं नेपोलियन ने जो अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन, अपने रूल्स रेगुलेशन जो लोगों पे थोपे, उससे लोग एकजुट हो गए, एक मत हो गए, अपने आर्ट, अपने कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और फिर कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखेंगे नेशन स्टेट का। देन कंकर्ड नेशंस यूनाइट टू फाइट बैक। बेटा ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। कंकर्ड नेशंस यूनाइट टू फाइट बैक्स। अब नेपोलियन जिन जिन कंट्रीज़ को जीतता जाता, वहाँ पर वो कल्चरल चेंजेस लेके आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। तो कुछ लोग तो नेपोलियन से हैप्पी हैं, पर कुछ लोग नेपोलियन से हैप्पी नहीं हैं। कुछ कंट्रीज़ को शुरुआत में लगा कि यार ये तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हैं, पर सून दे रियलाइज़ कि भैया ये तो जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, कल्चर कस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, हम इसके साथ रन नहीं कर पाएंगे, हमें नेपोलियन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो ये कंट्रीज़ साथ में यूनाइट हुई और उन्होंने किसके अगेंस्ट में लड़ाई की? नेपोलियन के अगेंस्ट में लड़ाई करना चालू कर दी। चलो पढ़ें बुक में क्या है। एक और इम्पैक्ट था नेपोलियनिक इन्वेजन्स का। इन्वेजन मतलब लूटना, है ना, इन्वेट करना मतलब लूटना। कुड बी सीन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। जिस जिस कंट्री में नेपोलियनिक इन्वेजन होते, नेपोलियन के इन्वेजन होते, उन कंट्री में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट, नेशनलिस्टिक फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती। जितने भी कंकर्ड नेशन थे, जितने भी नेशंस को नेपोलियन ने जीता, उन सब में कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक फीलिंग एकदम से बढ़ने लग गई। जो लोग थे इन नेशंस के, वो बहुत ज़्यादा रिसेंटेड थे, दुखी थे, गुस्से में थे कि भैया ये जो इन्वेजन है, ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी मनी का ही नहीं हो रहा है, हमारे कल्चर का भी इन्वेजन हो रहा है।
कॉन्सिक्वेंटली नेपोलियनिक इन्वेजन्स गेव राइज टू न्यू सेंस ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे नेपोलियनिक इन्वेजन्स होने लगे, एक नया ही सेंस नेशनलिज्म का निकल के आया, कहाँ पर? ऑक्यूपाइड नेशंस में। अब बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस थे वो सफ़र कर रहे थे बॉन्डेज ऑफ फॉरेन रूल, ठीक है। अब उन्होंने अब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे हम बात करें इंडिया में भी जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ऐसे ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए। काय के लिए? फॉर देयर फ्रीडम। अब इनको किससे फ्रीडम चाहिए बच्चा? इन्हें फ्रीडम चाहिए नेपोलियन से। नेपोलियन से फ्रीडम चाहिए किसको? वो कंट्रीज़ जिनको कहीं ना कहीं नेपोलियन ने जीत लिया है। 19th सेंचुरी में बहुत सारे स्ट्रगल हुए नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बिटवीन 1830 टू 1848, 1830 से लेके 1848 तक तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे पूरे यूरोप में, ठीक है, जिनका एक ही काम है, वो है कि हम रियलाइज़ करें हमारे नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को। देखो बेटा, आज़ादी के लिए हर व्यक्ति लड़ सकता है, ठीक है, अब वो लड़ने का तरीका उसका अपना होगा। तो 1830 से लेके 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, ठीक है, पूरे यूरोप में, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे। वाइल मेनी ऑफ दिस रेवोल्यूशन फेल्ड, कुछ रेवोल्यूशन तो बुरी तरह फेल हो गए पर कुछ सक्सीड भी हुए, ठीक है। फॉरेन रूल एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, या किसी को तो शुरुआत से ही नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अब कुछ लोग इंडिया में भी कहते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ रेलवे बना दिया, हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली एडवांस कर दिया, साइंस इंट्रोड्यूस किया, मैथ्स इंट्रोड्यूस किया, पर वो लोग ये नहीं जानते कि ये तो पहले भी हमारी कंट्री में थे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कहाँ पर? यूरोप में भी, कि अब हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसे फ्रीडम मिल जाए, पर सक्सेस कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती। बेल्जियम ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट डच डोमिनेशन। बेल्जियम के ऊपर डच डोमिनेशन था, तो बेल्जियम ने रिवोल्ट किया। 1831 में बेल्जियम बिकेम अ सेपरेट कंट्री अंडर किंग लियोपोल्ड। किंग लियोपोल्ड के अंदर में एक सेपरेट कंट्री बन गया बेल्जियम, कब? 1831 में, जबकि इसके ऊपर किसका कंट्रोल था? डच। डच बोले तो नीदरलैंड्स, ठीक है, किसका कंट्रोल था? नीदरलैंड का। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ। ग्रीक, जिसे हम क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं, कि पूरी की पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्मदाता है ग्रीक। इस ग्रीक के ऊपर कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का, टर्किश रूल था इसके ऊपर। तो इनने भी लड़ाई की टर्किश रूल से अलग होने के लिए। कब? 1821 से इन्होंने लड़ाई चालू कर दी। टर्की वॉज फोर्स टू रिकोगनाइज इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक, और फिर ऑटोमन एम्पायर ने, टर्की ने, टर्की मॉडर्न डे में आप टर्की बोल सकते हो बेटा, पर पहले इसे ऑटोमन एम्पायर कह सकते थे। आज ये टर्की है, पहले बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था जिसने ग्रीक को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। तो ग्रीक ने भी ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया, और फाइनली ये आज़ाद हो गया थ्रू द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ठीक है। वैसे ऑल इन ऑल हर जगह हम लोग ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल पढ़ते हैं, पर ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल। हो सकता है दो ट्रीटी साइन हुई हो, तो 1832 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन होती है? 1832 में, और उसके थ्रू ग्रीक या ग्रीस पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस बीच हो सकता है ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल भी हुई हो, इसका मुझे बेटा नॉलेज नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है इसको, पर ये ट्रीटी भी हुई थी। कब हुई थी? 1829 में। ग्रीक जो क्रेडल था यूरोपियन सिविलाइजेशन का, उसके ऊपर कंट्रोल था इस्लामिक कंट्रोल, टर्किश रूल था इसके ऊपर। कब से? 1821 से। तो टर्की के लोगों ने भी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की, और फाइनली ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल के थ्रू, जो कि 1829 में साइन हुई, टर्किश या टर्की ने एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया ग्रीस के इंडिपेंडेंस को। पर फाइनली आप लोग, मैं चाहूँगी कि एक बार ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल को भी सर्च करें, जो कब साइन हुई थी? 1832, क्योंकि फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस 1832 में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल से ही मिलता है। चलो, जो ऑस्ट्रियन किंगडम था उसमें स्मॉलर किंगडम्स इंक्लूडेड थे,
The Austrian kingdom included a smaller kingdoms inhabited by the people of different races. जो ऑस्ट्रियन किंगडम था उसमें डिफरेंट रेसेस के लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट उनके रिलीजन्स थे, कल्चर प्रैक्टिसेस भी उनके अलग थी. जर्मन्स थे, पोल्स थे, इटालियंस थे, चेक्स थे, बुल्गारिया थे, मैग्यार, हंगरी, स्लाव्स इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रिया डेवलप द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस. अब एक ऑस्ट्रियन किंगडम है जिसके अंदर स्मॉल किंगडम्स बहुत सारी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं, जिनके डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजियस है एज वेल एज कल्चर प्रैक्टिसेस हैं. वहाँ पर जर्मन्स थे, पोल्स थे, इटालियंस थे, चेक्स थे, बुल्गारियंस, मग्यार, हंगरी, स्लाव्स, बहुत सारे लोग थे. इटली और जर्मनी विच वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट्स. इटली और जर्मनी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड थे. नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. इसी चैप्टर में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी पढ़ने वाले हैं. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.